आज से 6.5 करोड़ साल पहले हमसे भी बड़े, ताकतवर और खूंखार डायनासोर्स का राज था और उन्हें हमारे साथ क्यों नहीं होना चाहिए, इस चीज को जुरासिक पार्क मूवीज ने हमें बहुत अच्छे समझाया है। बस यही चीज इन मूवीज के साइंटिस्ट को कौन समझाए। जुरासिक पार्क मूवी सीरीज दुनिया की सबसे बेहतरीन एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवीज हैं। ये मूवीज न ही सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकली और फाइनेंशियली सक्सेसफुल रही, बल्कि इन्होंने डायनासोर्स को भी बहुत ज्यादा फेमस कर दिया और पॉप कल्चर का इतना बड़ा हिस्सा होने के कारण ही ये मूवीज लोगों के बीच में इतना ज्यादा पॉपुलर हैं। और उन्हीं लोगों में हमारे सब्सक्राइबर्स भी आते हैं जिन्होंने पिछली कम्युनिटी पोल में इस टॉपिक को सजेस्ट तो किया ही था, साथ ही साथ कई बार कमेंट करके हमें इस टॉपिक को सजेस्ट भी किया था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द जुरासिक पार्क मूवीज फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ। क्यों? क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि लेक्स का रोल प्ले करने वाली एरियाना रिचर्ड्स को अपना रोल किस तरह से मिला था, क्या होने वाली थी जुरासिक पार्क 3 की ओरिजिनल कहानियाँ। इसके अलावा जानेंगे कि जुरासिक पार्क 4 मूवी के लिए कौन सा अजीब आइडिया सोचा गया था, जानेंगे कुछ रियल और मूवी के डायनासोर्स के बीच के डिफरेंसेस के बारे में और फाइनली जानेंगे जुरासिक पार्क सीरीज के कुछ रिकॉर्ड तोड़ अचीवमेंट्स के बारे में। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जुरासिक पार्क फ्रेंचाइजी की शुरुआत हुई थी 1993 के स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा डायरेक्टेड जुरासिक पार्क मूवीज से, जहां पर 1989 में जब स्टीवन स्पीलबर्ग टेलीविजन सीरीज ER पर काम कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात माइकल क्रिटन से हुई थी और इसी दौरान स्टीवन स्पीलबर्ग को माइकल क्रिटन की अनपब्लिश्ड कहानी जुरासिक पार्क और उसके आइडिया के बारे में पता चला और फाइनली इस आइडिया के बारे में स्टीवन स्पीलबर्ग ने यूनिवर्सल पिक्चर्स को बताया, जिसके कारण स्टीवन स्पीलबर्ग पर भरोसा करते हुए यूनिवर्सल ने जुरासिक पार्क की राइट्स को माइकल क्रिटन से $1.5 मिलियन में एक्वायर किया और पहली मूवी के लिए उनकी कहानी को अडॉप्ट करने के लिए $5 लाख और एक्स्ट्रा दिए। सबसे मजे की बात तो ये है कि जुरासिक पार्क की कहानी अभी किताबों में पब्लिश भी नहीं हुई थी। जिस साइंस फिक्शन मूवी का साइंस ही ठीक ना हो, वो मूवी कहीं की नहीं रह जाती है। और वैसे भी 1993 से पहले बहुत कम लोगों को आइडिया था कि डायनासोर्स कैसे दिखते होंगे और कैसे बिहेव करते होंगे। इसलिए इस मूवी के अंदर ठीक से डायनासोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टीवन स्पीलबर्ग ने 2 एक्सपर्ट पेलेंटोलॉजिस्ट को हायर किया, जिनमें जैक हॉर्नर ने मूवी के अंदर डायनासोर्स के लुक और डायनासोर से जुड़े हुए एक्यूरेट बिहेवियर्स को लेकर कई सारे सजेशंस दिए। वहीं दूसरी ओर रॉबर्ट टी बेकर ने डायनासोर्स की मूवमेंट का इन्फॉर्मेशन मूवी के एनिमेटर्स को दिया, जहां पर दोनों के दोनों एक्सपर्ट्स एनिमेटर्स के काम को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए। फिर भी शायद आप न जानते हो कि स्टीवन स्पीलबर्ग ने इस मूवी के अंदर डायनासोर्स के कई सारे डिटेल्स को ठीक से रिप्रेजेंट नहीं किया है और असली डायनासोर्स और मूवी के अंदर दिखाए हुए डायनासोर्स में बहुत ज्यादा अंतर है, जिनमें से कुछ अंतर के बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। अगर सब कुछ पुराने हिसाब से होता तो शायद आपको डॉक्टर ग्रांट और भी ज्यादा बैडएस और डॉक्टर इयन मैल्कम थोड़ी और फनी दिखते, क्योंकि पहली मूवी के अंदर डॉक्टर एलन ग्रांट का रोल पहले हैरिसन फोर्ड को मिल रहा था, लेकिन उन्होंने इस रोल को मना कर दिया। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर इयन मैल्कम का रोल जिम कैरी को मिल रहा था, जहां पर उन्होंने इसका ऑडिशन भी बहुत अच्छे तरीके से दिया था, लेकिन प्रोड्यूसर जेनेट हेर्शनन को इस मूवी के लिए तो जेफ गोल्डब्लम ही चाहिए थी। वहीं दूसरी ओर जॉन हैमंड का रोल सबसे पहले जेम्स बॉन्ड शॉन कॉनरी को दिया जा रहा था, लेकिन उन्होंने इस रोल को मना कर दिया, जिसके कारण इस रोल के लिए रिचर्ड एडिनबरो को अपने रिटायरमेंट के 15 साल बाद एक्टिंग में वापस आना पड़ा। वहीं पर डॉक्टर एली सेटलर का रोल पहले सैंड्रा बुलक, ग्वेनेथ पाल्ट्रो और जूलियन मूर जैसी बड़ी एक्ट्रेसेस को दिया जा रहा था, लेकिन फाइनली जाकर इस रोल को लॉरा डर्न ने प्ले किया। वहीं पर कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से स्टीवन स्पीलबर्ग पहले इंडिया की मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रीदेवी को भी कास्ट करना चाहते थे, लेकिन उस समय श्रीदेवी जी ने इस रोल को मना कर दिया। दूसरी ओर अगर बच्चों की बात करें तो पहले लेक्स के रोल के लिए एरियाना रिचर्ड्स को ऑडिशन में चीखने को कहा गया था और उनके चीख को सुनकर ही उन्हें कास्ट किया गया। वहीं पर टिम का रोल प्ले करने वाले जोसेफ माजेलो स्टीवन स्पीलबर्ग की 1991 की हुक मूवी के अंदर ऑडिशन देने गए थे, जहां पर उन्हें वहां तो रोल नहीं मिला, लेकिन स्टीवन स्पीलबर्ग ने उन्हें इस मूवी के लिए कास्ट कर लिया। स्टीवन स्पीलबर्ग पहले डायनासोर्स को मूवी के अंदर पूरी तरह से एनिमेट्रॉनिक फॉर्म में दिखाना चाहते थे, जहां पर वो इस चीज के लिए यूनिवर्सल स्टूडियोज के राइट किंग कॉन्ग एनकाउंटर के रोबोटिक किंग कॉन्ग से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुए थे, जिसे अमेरिकन थीम पार्क इंजीनियर बॉब गर ने डिजाइन किया था। लेकिन मूवी के लिए टोटल एनिमेट्रॉनिक पपेट्स को बनाना बहुत ज्यादा कॉस्टली था, जिसके कारण उन्हें एनिमेशन का सहारा लेना पड़ा, जहां पर इस मूवी के लिए स्टॉप मोशन एनिमेशन का प्लान किया गया था। लेकिन बाद में इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक के कुछ इंजीनियर्स ने उनका सपना पूरा करके दिखाया, जहां पर उन्होंने टीरेक्स का एक चलता फिरता CGI वर्जन उनके सामने रखा
जिसे देखने के बाद उन्हें समझ में आ गया कि अब स्पेशल इफेक्ट्स का भविष्य यही होने वाला है। पहली मूवी के अंदर कई सारे CGI शॉट्स होने के बावजूद भी कुछ सीन्स को रियलिस्टिक दिखाने के लिए कई सारे एनिमेट्रॉनिक्स पपेट्स का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसके लिए स्टीवन स्पीलबर्ग ने अमेरिकन स्पेशल इफेक्ट आर्टिस्ट स्टैन विंस्टन को कांटेक्ट किया और स्टैन विंस्टन की कंपनी ने साइंटिस्ट के साथ मिलकर कई सारे एनिमेट्रॉनिक पपेट्स बनाए, जिनमें मोस्ट नोटेबली टी-रेक्स का पपेट भी बनाया गया, जहां पर टी-रेक्स के सेपरेट बॉडी पार्ट्स को अलग अलग बनाया गया था और इन्हें सीन्स में अलग अलग इस्तेमाल किया गया है, जहां पर इन्हें सेपरेटली कंट्रोल किया जाता था और कभी कभार पानी और बारिश की वजह से ये पपेट अपना कंट्रोल खो दिया करता था। यही कारण है कि जिस सीन के अंदर लेक्स और टिम जीप की कांच टूटने की वजह से चिल्लाते हैं, वो सीन बेसिकली स्क्रिप्ट में था ही नहीं और वो इस पपेट के अनकंट्रोलेबल होने की वजह से वो उनका जेन्युइन रिएक्शन था। वहीं पर मूवी के अंदर वेलोसिरैप्टर्स को दिखाने के लिए कई सारे वेलोसिरैप्टर सूट्स बनाए गए थे, जिसके अंदर ह्यूमंस थे और उनके आई और हेड मूवमेंट को एनिमेट्रॉनिकली कंट्रोल किया जा रहा था और ऐसे ही एनिमेट्रॉनिक पपेट्स लगभग जुरासिक पार्क की हर मूवी में इस्तेमाल किए गए हैं और एक तरह से ये इन मूवीज का ट्रेडिशन बन चुका है। 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर्स किस तरह से साउंड करते थे, इसका सिर्फ और सिर्फ अंदाजा भर ही लगाया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर स्टीवन स्पीलबर्ग ने इस चीज में अपनी लिबर्टी ली और डायनासोर्स को मेनेसिंग बनाने के लिए कई सारे एनिमल साउंड्स के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया, जहाँ पर टी-रेक्स की आवाज के लिए टाइगर, एलिगेटर और बेबी एलिफेंट की आवाजों को मिलाकर बनाया गया। वहीं पर डिलोफोसॉरस की रोर के लिए हाउलर मंकी, हॉक स्क्रीचेस और रैटलस्नेक के हिसेस का इस्तेमाल किया गया। वहीं पर वेलोसिरैप्टर्स का तो अलग ही हिसाब था, क्योंकि उनकी साउंड्स को टर्टल्स के टपाटप के साउंड से बनाया गया है, जिसे इस मूवी के साउंड डिजाइनर गैरी रेडस्टॉर्म ने खुद कंफर्म किया है। जुरासिक पार्क का आइकॉनिक लोगो जो मूवीज के अंदर हमें हर जगह तो दिखता ही है, साथ ही साथ ये इस फ्रेंचाइजी का सिंबल भी है और इस सिंबल की अपनी खुद की एक कहानी है, जहां पर इस डिजाइन को अमेरिकन ग्राफिक डिजाइनर चिप किड ने बनाया था, जिन्होंने इस लोगो का स्केलेटन बेसिकली न्यूयॉर्क के नेचुरल हिस्ट्री ऑफ म्यूजियम से खरीदे एक बुक से ट्रेस किया था। पहली मूवी के फाइनेंशियली और क्रिटिकली सक्सेसफुल होने के बाद यूनिवर्सल स्टूडियोज ने माइकल क्रिटन को अपनी पहली जुरासिक पार्क की सीक्वल की किताब लिखने के लिए बहुत ज्यादा पैसे दिए गए थे। वो बात अलग है कि माइकल क्रिटन कभी सीक्वल्स दिखा नहीं करते थे। वहीं पर दूसरी ओर स्टीवन स्पीलबर्ग ने अपनी मूवी को 1925 की हैरी ओ होयट की द लॉस्ट वर्ल्ड पर मॉडल करना शुरू कर दिया और इस मूवी का टाइटल बेसिकली द लॉस्ट वर्ल्ड ही होने वाला था। लेकिन किताब के तैयार होने के बाद स्टीवन स्पीलबर्ग ने इसकी आधी कहानी को किताब से और आधी कहानी को 1925 के द लॉस्ट वर्ल्ड मूवी से कंबाइन किया। जुरासिक पार्क 3 मूवी का आइडिया बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होने वाला था, जहां पर सैम नील का डॉक्टर एलन ग्रांट इन जेन के एक रिसर्च आइलैंड पर डायनासोर्स के ऊपर रिसर्च करता और बेसिकली उनसे एक गहरा रिश्ता बनाता। लेकिन थर्ड मूवी के डायरेक्टर जो जॉनस्टन ने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। वहीं पर दूसरी तरफ एक और स्क्रिप्ट को पास किया गया था, जहां पर बेसिकली एक टेरानोडॉन उड़कर शहर में आकर आतंक मचाता है और डॉक्टर एलन ग्रांट उसी चीज की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। लेकिन स्टीवन स्पीलबर्ग और जो जॉनस्टन ने इस प्लान को इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनके हिसाब से ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती, जहां पर शूटिंग से सिर्फ और सिर्फ 5 हफ्ते पहले इसके पूरे के पूरे स्क्रिप्ट को नए तरीके से लिखा गया, बजाय इसके कि पुराने स्क्रिप्ट पर $18 मिलियन पहले ही खर्च किए जा चुके थे। अगर आपको जुरासिक पार्क 3 का आइडिया अजीब लगा, तो आपके जुरासिक पार्क 4 के ओरिजिनल आइडिया को सुन के तो होश ही उड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली डायनासोर्स और ह्यूमंस का हाइब्रिड लोचा दिखाया जाने वाला था, जिनसे मूवी के अंदर एक आर्मी तैयार करते हुए दिखाया जाता। ऑब्वियसली ये आइडिया बहुत ही ज्यादा क्रीपी था, जिसके कारण यूनिवर्सल पिक्चर्स ने खुद इस आइडिया को कैंसिल कर दिया और 2017 में जुरासिक वर्ल्ड के रूप में इसकी रीबूट्स लेकर आया। अब आप इसे किस्मत कहिए या कुछ और, लेकिन क्रिस प्रैट, जिन्होंने नई जुरासिक वर्ल्ड मूवीज में ओवेन ग्रेडी का रोल निभाया है, उन्होंने 2009 में पार्क एंड रिक्रिएशन के सीजन 2 में बिहाइंड द सीन फुटेज में मजाक के रूप में ये बात कही थी कि उन्हें जुरासिक पार्क 4 मूवी में लीड का रोल मिल चुका है। एंड टर्न्स आउट कि उन्हें सचमुच जुरासिक पार्क के चौथी मूवी में लीड का ही रोल मिला, जहां पर उन्होंने इस रोल के लिए हेनरी कैविल, जॉन क्रिसेंस्की, जॉश ब्रोलिन और जेसन सेथम से कंप्लीट किया। वहीं पर अगर किस्मत की बात चली रही है तो एक और कहानी सुनते हैं। एक्टर इरफान खान, जिन्होंने इस मूवी के अंदर साइमन मसरानी का रोल निभाया था, एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जब 1993 में जुरासिक पार्क मूवी रिलीज हुई थी, तब उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इस मूवी को देख पाए। वेल, इस सीरीज में एक बात तो बहुत सही कही गई है, लाइफ फाइंड्स अ वे।
जुरासिक वर्ल्ड द फॉलन किंगडम के अंदर हमें जुरासिक पार्क 2 के बाद पहली बार जेफ गोल्डब्लम अपने कैरेक्टर इयन मैल्कम के रूप में नजर आए। इस मूवी के अंदर हमें पहले सैम नील भी दिखने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपने कैमियो के लिए मना कर दिया। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सैम नील हमें जल्द ही जुरासिक वर्ल्ड 3 डोमिनियन में दिखने वाले हैं, जहां पर लॉरा डर्न भी अपने कैरेक्टर एली सेटलर के रूप में वापस आएंगी। अब चलिए बात करते हैं जुरासिक पार्क मूवीज और रियल प्री हिस्टोरिक एरा के इन मैग्निफिसेंट क्रीचर्स के कुछ डिफरेंसेस के बारे में। एंड ऑब्वियसली आप जुरासिक पार्क मूवीज पर प्री हिस्टोरिक एक्यूरेसी के लिए आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकते। एग्जाम्पल्स के रूप में मूवी के अंदर आपको जितने भी डायनासोर्स को स्केली और रेप्टिलियन दिखाया गया है, असल में बहुत सारे डायनासोर्स फेदर्स या फेदर्स से कवर्ड हुआ करते थे, जिसके बारे में मूवी में कुछ भी नहीं बताया गया है। वहीं पर डायनासोर्स की साउंड ज्यादातर बहुत ही अलग हुआ करते थे और ज्यादातर डायनासोर्स चीखते या चिल्लाते नहीं थे, बल्कि वो हल्की वाइब्रेशंस और क्लोज माउथ वोकलाइजेशन का इस्तेमाल करते थे, जिसके कारण टीरेक्स अगर आपके पीछे से आता भी तो शायद आपको पता भी नहीं चलता। वहीं पर कई सारे डायनासोर्स के साइज में भी काफी ज्यादा अंतर दिखाया गया है। फॉर एग्जाम्पल वेलोसिरैप्टर्स एक्चुअली बहुत ही ज्यादा छोटे हुआ करते थे और बेसिकली उनका मैक्सिमम वजन एक टर्की के बराबर हुआ करता होगा। वहीं पर इसका टाइटल जुरासिक शब्द ही अपने आप में बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि डायनासोर्स के मेसोजोइक एरा में जुरासिक एरा बस उसका एक हिस्सा ही था, जिसके कारण अगर इसका नाम मेसोजोइक पार्क होता तो वो ज्यादा सेंस बनाता। वैसे इनके ही जैसे मैंने और भी कई सारे डिफरेंसेस इस वीडियो में सेपरेटली बताए हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को जरूर चेकआउट करिएगा। अब चलिए बात करते हैं जुरासिक पार्क के रिकॉर्ड तोड़ अचीवमेंट्स के बारे में। और अगर बात करें सबसे पहले वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, तो जुरासिक पार्क फ्रेंचाइजी की मूवीज फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रही हैं, जहां पर इसकी मूवीज ने टोटल $549 मिलियन की बजट पर टोटल 5 बिलियन का मार्क क्रॉस किया है, जिसमें इसकी सबसे पहली मूवी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही थी, जिसने $63 मिलियन की बजट पर वर्ल्ड वाइड $1 बिलियन कमाया, जहां पर इसने अकेले नॉर्थ अमेरिका में ही $400 मिलियन कमाए। वहीं पर जुरासिक वर्ल्ड मूवीज का भी कलेक्शन काफी इंप्रेसिव रहा, जहां पर 2015 की जुरासिक वर्ल्ड ने $150 मिलियन की बजट पर $1.6 बिलियन कमाए। वहीं पर जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम ने $170 मिलियन की बजट पर $1.3 बिलियन कमाए। इसके अलावा इसकी पहली मूवी क्रिटिकली बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुई थी, जहां पर इसे ऑस्कर में बेस्ट विजुअल इफेक्ट, बेस्ट साउंड मिक्सिंग और बेस्ट साउंड एडिटिंग के लिए नॉमिनेट किया गया था और इसने तीनों के तीनों अवार्ड जीते। वहीं पर इसके ओरिजिनल साउंड ट्रैक को ग्रैमी अवार्ड्स के लिए भी नॉमिनेट किया गया था, पर उस समय इस मूवी को अवार्ड नहीं मिल पाया। और तो और इस मूवी को 2018 में नेशनल फिल्म रजिस्ट्री के लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में इंक्लूड किया गया है। वहीं पर अगर बात करें दूसरी मूवी की, तो दूसरी मूवी को भी ऑस्कर के विजुअल इफेक्ट और ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन उसे ये अवार्ड नहीं मिले। वहीं पर मूवीज और टीवी शोज के अलावा भी ये फ्रेंचाइजी कॉमिक बुक्स, वीडियो गेम्स, नॉवेल्स, यूनिवर्सल के अपनी थीम पार्क और लाइव एक्शन स्टेज परफॉर्मेंस तक फैल चुकी है, जो समझाती है कि जुरासिक पार्क का क्रेज कितना बड़ा है। अगर आप भी जुरासिक वर्ल्ड 3 का इंतजार कर रहे हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये मूवी बहुत ही ज्यादा एपिक होने वाली है, जहां पर इसका नाम होने वाला है जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन और ये 10 जून 2022 को रिलीज होने वाली है। और तो और इस मूवी के अंदर हमें पुराने कई सारे कैरेक्टर्स दिखने वाले हैं, जिसमें डॉक्टर ग्रैंट के साथ साथ डॉक्टर एरी सेटलर भी हैं। और इस मूवी का मेन प्रीमिस रिवॉल्व करने वाला है डायनासोर्स के प्राइवेटाइजेशन पर, जहां पर डॉक्टर हेनरी वू का फॉर्मूला ओपन सोर्स हो जाएगा, जिसके कारण अलग अलग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस और लोग अपनी अपनी पसंद के डायनासोर्स को रिक्रिएट कर पाएंगे। और तो और इस मूवी के अंदर डायनासोर्स को ह्यूमन के अलोंग साइड सेटल करते हुए भी दिखाया जाएगा, जहां पर ये मूवी जुरासिक वर्ल्ड ट्रिलॉजी की अंत तो होगी ही, लेकिन एक नए एरा की शुरुआत करेगी, जो नए जुरासिक पार्क मूवीज के लिए बहुत बड़ा स्कोप छोड़ता है। तो गाइस, ये थे 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द जुरासिक पार्क एंड जुरासिक वर्ल्ड मूवीज फैक्ट्स। अगर आप भी जुरासिक वर्ल्ड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इस बीच कुछ और जुरासिक एक्शन एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो आप इसकी 10 मिनट की फिलर शॉर्ट फिल्म भी देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहीं पर नेटफ्लिक्स पर भी इसका एक किड्स ओरिएंटेड एनिमेटेड स्पिन ऑफ सीरीज कैम्प क्रिटेशियस भी लॉन्च किया गया है, जिसका सीजन 2 इस साल लॉन्च किया जाएगा, तो आप उसे भी ट्राई जरूर कर सकते हैं। वैसे अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में बताया कौन कौन से फैक्ट जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई। अगर आप हमारी ऐसी आने वाली ऑसम वीडियोस को एंजॉय करते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।